नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 14 अप्रैल साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या तुर्की अब इजराइल पे हमला करेगा, और करेगा तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या कहानी है, वो भी आपको अभी मैं डिटेल बताऊंगा। और साथ ही क्या सेकेंड फेज की बातचीत अब चाइना और रशिया की मदद से शुरू होगी, ये क्या खबर है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और इजराइल का एक बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो इजराइल ने बड़े अरसे से फैला रखा था, वो झूठ और वो प्रोपेगेंडा कैसे एक्सपोज हुआ, इसके बारे में भी दोस्तों हम आपको बताएंगे। और साथ ही IRGC ने एक ऐसी खतरनाक धमकी दी है जिस धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पांव थोड़े बहुत लड़खड़ाने शुरू हो गए हैं। अब ये धमकी कौन सी है, क्या कुछ हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही लेबनान के अंदर दोस्तों क्या सूरत हाल है, वो भी आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए, आज की जितनी भी खबर होंगी वो पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें होंगी जिन खबरों को देखने के लिए आपको अलग अलग चैनलों पे जाना पड़ता, अलग अलग चैनलों पे आप विजिट करते और अपना घंटों का वक्त आप ज़ाया करते। लेकिन एक ही वीडियो में हम आपको वो खबरें बताएंगे जो खबरें आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी भी है, आपसे जुड़ी हुई भी है और आप उन खबरों को पसंद भी करते हैं। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आखिर मेरे चाहने वाले कहां तक हैं। तो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों मैं आपको लेबनान की बताऊंगा कि लेबनान के साथ सीज फायर को लेकर चर्चाएं काफी तेज थी। ईरान लगातार प्रेशर बना रहा था कि लेबनान को लेकर सीज फायर हो जाए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में मैंने आपको शुरू से बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू की मजबूरी है कि जंग चलती रहनी चाहिए, क्योंकि लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के मुकदमों में उसकी पेशी होनी है। अभी 2 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू की पेशी होनी थी। ऐसे हाल में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सिक्योरिटी का इशू है, मुझे कभी भी ईरान हमला करके मार सकता है, मुझे कभी हिजबुल्लाह हमला करके मार सकता है, कभी हुतीज भी मार सकते हैं, इधर हमास से भी टारगेटेड किलिंग हो सकती है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए और मैं पेशवेश अभी नहीं हो पाऊंगा। हाँ, सिचुएशन जब सामान्य होगी तो मैं अपने मुकदमों को फेस करूंगा, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं। यानी इनका कहना यह है कि जब तक जंग वार ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, हमले जारी रहेंगे, मुझे केस में शामिल नहीं किया जाए और मुझे छूट दी जाए। हालांकि कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके ऊपर अगर सिक्योरिटी रिस्क है तो थोड़ा सा डिले कर देते। और कोर्ट कचहरी का चक्कर तो आप जानते ही हैं कि यार कितना टाइम लग जाता। तो ऐसे हाल में जो मैंने आपसे कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा ही चाहेगा कि जंग चलती रहे, ताकि मर मुकदमों के बवाल से फुर्सत रहे, आराम से बैठ के अमेरिका से पैसे खा के, इधर यहूदियों के खून पसीने की कमाई से ड्रोन फ्रोन बना के आराम से लड़ते रहो, क्या दिक्कत है। अब सुनिए क्या हुआ, इन्होंने कर दिया लेबनान पे हमला और खासकर जो टायर सिटी है वहां पे बहुत ही टारगेटेड अटैक किए। और अटैक में क्या कुछ हुआ, क्या मंजर था, मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें आप। موجة تانية من القنابل المضيئة فوق سور. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि टायर सिटी पे लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। इवन ड्रोन की भी कुछ तस्वीरें निकल के सामने, और मैं चाहूंगा कि ड्रोन से किस हिसाब से टारगेटेड अटैक किया जा रहा पिछले 1-2 दिन से, वो भी आप देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लेबनान की राजधानी बैरूत के ऊपर कि किस हिसाब से इजराइल के ड्रोन वहां पे पहुंच के बहुत ही टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। अब ये तमाम चीजें लगातार जब चल रही थी, तभी हिजबुल्लाह के जो चीफ नईम कासिम है, जिनके बारे में इजराइल ने झूठी खबर फैलाई थी कि हमने हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम को मार दिया, उस दौरान भी मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा सा डाउट है, चूंकि हिजबुल्लाह ने अभी तक कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं दी है। आज नईम कासिम अचानक से कैमरे के सामने आते हैं और आने के बाद नईम कासिम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि हमने इजराइल के ऊपर हमला किया, क्योंकि कई सारे बुद्धिजीवी ये बात बार बार बोलते हैं कि अगर हिजबुल्लाह हमला ना करता तो लेबनान के ऊपर हमले ना होते। तो ऐसे हाल में मैं पहले अपना पक्ष रखता हूँ, फिर नईम कासिम का पक्ष बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 6 महीने से गाज़ा के अंदर हमास ने भी कोई हमला नहीं किया, लेकिन गाज़ा के ऊपर लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। इधर कई महीनों से, कई सालों से सीरिया ने कभी भी इजराइल के ऊपर कोई हमला नहीं किया, लेकिन सीरिया के ऊपर भी हमले कर दिए इजराइल ने। इसके अलावा दोस्तों अभी कतर के ऊपर हमला किया था हमास के नेताओं को मारने के लिए। ईरान ने भी पहला हमला कभी नहीं किया, लेकिन ईरान
के ऊपर भी इजराइल ने हमला कर दिया, तो ये कहना कि अगर हम हमला नहीं करेंगे तो इजराइल हमला नहीं करेगा, ये सरासर बेवकूफ़ी है। चूंकि इजराइल की फितरत और उसका जो पूरा एजेंडा है वो ग्रेटर इजराइल के सपनों को लेके, और ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है, उसमें सऊदी से लेके, कतर से लेके, तुर्की से लेके, इधर लेबनान, गाजा सब आता है। तो ऐसे हाल में ये हमला लगातार करता रहेगा, ये इसका काम है। तो इसी चीज़ को लेके नईम कासिम ने साफ तौर पे कहा कि अगर हम हमला ना करते तो भी हमको ख़त्म कर देते। हालांकि हमने हमला किया, हमको बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अगर हम हमला ना करते तो इससे कई गुना ज़्यादा हमको और नुकसान होता। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। قرارنا بالمقاومة أن لا نهدأ ولا نتوقف ولا نستسلم وسندع الميدان يتكلم، أما ألسنتنا فستكون مشغولة بذكر الله تعالى. نحن نرفض। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि नईम कासिम ने वही बात बोली जो बात मैंने आपके सामने बताई। अच्छा, ये बात दोस्तों अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता चल रही कि इजराइल, ग्रेटर इजराइल के सपने पे काम कर रहा, और ग्रेटर इजराइल जो है वो बनेगा तो कई देश टूटेंगे। ऐसे हाल में तुर्की को लग गया डर। बहुत सारे लोग पिछले कई दिनों से ये खबर चला रहे थे कि तुर्की हो गया ईरान के साथ, तुर्की अब करेगा लेबनान के साथ हमला या फिर इजराइल का खात्मा कर देगा। भैया, जो तुर्की पिछले 12 दिन की जंग में एक शब्द नहीं बोला, जो तुर्की पूरे गाजा को खड़े खड़े बर्बाद होता देखता रहा, एक बूंद पानी की तुर्की ने गाजा के अंदर सप्लाई नहीं की, जो तुर्की सीरिया में ईरान के सपोर्ट की सरकार यानी असद की सरकार को उखाड़ के फेंकवा सकता है, अपने एसटीसी के आतंकवादियों को वहाँ पे बैठा सकता है, अल जुलानी अलसरा जो कभी $100 मिलियन का आतंकवादी था वहाँ का राष्ट्रपति बन गया, वो तुर्की क्या लेबनान के लिए बोलेगा? ऑब्वियस सी बात है, कभी नहीं बोलेगा। डर क्या है वो आप जानिए। सबको पता है कि लेबनान के बाद अगला नंबर अगर किसी का आएगा तो तुर्की का ही आएगा, क्योंकि ग्रेटर इजराइल के सपने में पहले फिलिस्तीन है, फिर लेबनान है, उसके बाद तुर्की है, बीच में सीरिया है। तो सीरिया को जितना चाहिए था इजराइल को उतना ले लिया, गोलन हाइट तक इस समय इजराइल बैठी है, बसता है तुर्की। इस वजह से तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हकान फियान है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इजराइल का मंसूबा ये है कि ये सबसे लड़ता रहे, इस वजह से अपनी हिफाजत के लिए हमें ही पहले हमला करना होगा। ये बात अब हकान फिदान ने बोली तो है, लेकिन क्या तुर्की सच में ऐसा करेगा? तो तुर्की ऐसे गीदड़ भपकियां कई बार दे चुका है, और इससे पहले एक आध बार भले तुर्की ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद तुर्की की कभी हिम्मत नहीं हुई कि इजराइल को वो देखे भी। क्योंकि सीधी बात यह है कि ये वही तुर्की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि तुर्की के ही कंपनी ने 80 टन के करीब बम भेजे थे इजराइल को ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। बाकायदा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई भी थी, बाकायदा रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी कि किस हिसाब से इन्होंने हथियार भेजे थे। ये वही तुर्की है जो नाटो का मेंबर है, यानी अमेरिका का एलाई है। ये वही तुर्की है जो अमेरिका से हथियार लेता है। आगे आप समझदार है ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये तो रहा दोस्तों तुर्की का मसला, इधर लेबनान का मसला। अब आते हैं ईरान की खबरों की तरफ। ईरान में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करके जो काम ईरान ने किया, अमेरिका को लगा कि सेम काम हम करेंगे, इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को अगर हम बंद कर देते हैं तो चाइना तक भी जहाज नहीं पहुंचेंगे। तब चाइना क्या करेगा कि चाइना ईरान के ऊपर प्रेशर बनाएगा और ईरान को मजबूरी में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोलना पड़ेगा, और हमारा एक तरह से जय जयकार हो जाएगा कि देखो अमेरिका की बात ईरान मान गया। चूंकि नाक की ही लड़ाई है और किसी चीज की लड़ाई थोड़ी ना, केवल नाक और ईगो की लड़ाई है। और इधर दूसरा फायदा अमेरिका को ये दिख रहा था कि जो तेल की कंपनियां हैं वो हमसे तेल लेंगी, इस वजह से हम वेनेजुएला का तेल उठा उठा के बेचेंगे, हमको मोटा पैसा मिल जाएगा। लेकिन किस्मत देखिए कि 12 घंटे ही हुए हैं ब्लॉकेट के, 12 घंटों के अंदर ही अमेरिका के दोनों प्लान फेल हो गए। कैसे आपको समझाता हूं। अमेरिका ने अपनी बातों में बोला था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ईरान किसी से टैक्स लेता है तो जो जहाज टैक्स दे के आगे आएगा उस जहाज को हम डुबो देंगे। अब इसने क्या किया ईरान ने कि भारत के जहाजों को फ्री में भेज दिया और कहा कि भारत के जहाजों को कोई टैक्स नहीं देना, जाओ। तो भारत के जहाज तो फ्री में पार हो गए। रही बात ईरान के जहाजों की, तो ईरान ने फौरन धमका दिया अमेरिका को और कहा कि अपनी जंग अपने तक रखो, हमारे तक अगर ये बवाल पहुंचा तो वो बवाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा और हम इंटेंस लेवल पे जाएंगे। और अच्छा, ये चाइना भी जा भी सकता है। कैसे, समझिए जरा। चाइना रेयर अर्थ मिनरल का सबसे बड़ा सप्लायर है और वो केवल चाइना के पास है, टेक्नोलॉजी केवल चाइना के पास है। तो ऐसे हाल में अमेरिका अगर रेयर अर्थ मिनरल ही नहीं पाएगा, सेमीकंडक्टर चिप नहीं पाएगा, तो मिसाइल ड्रोन बनाएगा कैसे? यानी पूरी जो सिस्टम इकोसिस्टम है वो चाइना के दम पे ही चलता है अमेरिका का। बीच में जब 200% टैरिफ लगाया था तब चाइना ने केवल सेमीकंडक्टर देना बंद कर दिया, अमेरिका घुटनों पे आके 10% पे गिर गया।
तो चाइना के पास वो पावर है और यही वजह है कि चाइना ने जब सीधा धमकाया तब डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ से हमारे पास फोन आया था, फोन करके ईरान वाले कह रहे थे कि हम आपसे बातचीत करना चाहते, हमसे सीज फायर कर लो, और हम आपसे डर गए। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं बस इस बात से कि अगर ईरान को इतनी गरज पड़ी थी तो ईरान जब टेबल पर बैठ के बातचीत कर रहा था उसी दौरान ही शर्तें मान लेता, लेकिन ईरान उस समय बहुत ही जोश खरोश के साथ उठ के कहता है कि बातचीत का कोई फायदा नहीं, ये सब गद्दार है। तो यहाँ से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बातचीत का कितना फायदा हो सकता था और कितना नहीं हो सकता था, और इसके बावजूद भी ईरान ने उस फायदे को छोड़ के आगे बढ़ने का फैसला किया। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही थी, इधर अब सुनिए, ये सोच रहे थे कि हम बहुत पैसा कमाएंगे, तो पैसा कमाने के लिए इनके पास जहाज अभी पहुंच ही नहीं पा रहे, तो यहाँ तो ये फेल हो गए। जब ये फेल हो गए तब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आया कि चलो मैं खुदा बन के देखता हूँ कि यार खुदा बन के कैसे लगता है। इसके बाद क्या हुआ कि ये एक पोस्ट शेयर कर देते हैं और उस पोस्ट में ये अपने आप को जीसस क्राइस्ट दिखा देते हैं, यानी इस्लाम के जैसे मोहम्मद साहब हैं सेम पैटर्न पे ईसा मसीह आए थे, ईसा मसीह बन के दिखा देते हैं अपने आप को। अब इस मैटर पे भाई साहब घिर जाते हैं। अब इस मैटर पे जब ये भाई साहब घिरते हैं तो घिरने के बाद इन्होंने झूठ बोल दिया और कहा कि देखो मैं तो डॉक्टर बना था। पहले इनका झूठ सुनिए आप। Well, it wasn't depiction. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and it had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से भैया ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच एक अजीब खबर ये निकल के सामने आ रही है कि बातचीत शायद हो सकती है, क्योंकि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस समय पहुंच चुके हैं चाइना के दौरे पे, यानी बीजिंग में। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम सर्जी लाव्रोव है, ये पहुंच चुके हैं बीजिंग में बातचीत करने के लिए, और बातचीत के दौरान ही अब ये कहा जा रहा है कि अब ईरान के साथ बैक टू बैक टॉक करेगा पहले चाइना और समझाएगा कि कैसे डील करनी है, क्या करना है, कैसे झुकाना है। उसके बाद ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करेगा, यानी पहली जो बातचीत हुई थी उस बातचीत से इस बार की बातचीत बहुत ज़्यादा टफ होगी, क्योंकि इस बार चाइना अपना दिमाग देगा, रशिया अपना एग्रेशन देगा, और ऐसे हाल में बोलेगा भले ईरान, लेकिन शब्द इन दोनों के होंगे। और ये फिर चीज़ कितनी खतरनाक होगी आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप दोस्तों समझ सकते हैं। यानी यकीन मानिए आने वाले टाइम में स्थिति और ख़राब होगी। और आज इसी खराब स्थिति के बीच इजराइल के हवाले से भी एक खबर आई है कि आज लेबनान के अंदर इजराइल कुछ लड़ाई झगड़ा करने गया था, यानी इनके सैनिक गए थे, कुछ जोश में पहुंच गए थे, इनमें से एक सैनिक को मार दिया गया। अब उसको लेके अभी तक जो IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स है वो नाम नहीं बता रही है, तस्वीरें नहीं साझा करी, बस इतना कह रही कि यार हमारा एक सैनिक मारा गया। अब ये सैनिक कौन है, क्या नाम है, इसके बारे में अगली वीडियो तक मैं आपको डिटेल बताऊंगा, और वो वीडियो आपसे मिस ना हो इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक इसको जरूर कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ, तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।